गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा ये जो अब क्लास में ले रहा हूं, दिस इज अ सेकंड लेक्चर ऑफ द प्रीवियस वन। मतलब जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कराया था उसके आगे की वीडियो है। शायद उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल मैंने करे थे एंड उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जो रह गए वो अब शुरू करो। सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल पे जा रहा हूं। उसमें ना मैं एक न्यूमेरिकल कराया था नस्ट इक्वेशन का, जिसमें मैंने लास्ट में पूछा था कि टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी की बात करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन on the EMF? What is the effect of temperature and concentration on the EMF? ये ना लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जो कि पिछली वीडियो में रह गया था। देखो भाई, आप लोग सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखो। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है E ऑफ द सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी इनके कोफिशिएंट होती है वो पावर में आ जाता है। अच्छा एक बात और, जनरली प्रोडक्ट आपका वो होगा जो एनोड है और रिएक्टेंट आपका ज्यादातर वो आएगा जो कैथोड है। आप कभी भी रिएक्शन देख लिखना कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की कैथोड वाले होते हैं और प्रोडक्ट में हमेशा एनोड वाला होता है। देखो भाई, ई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होता है। अगर हमने टेम्परेचर बदला या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर चेंज होगा। और ये पूरा का पूरा फैक्टर अगर इंक्रीज तो इन दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फैक्टर अगर डिक्रीज होता है तो इन दोनों का फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि मैंने सबसे पहले इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इन दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, अब भैया आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो अगेन ये पूरा का पूरा फैक्टर इंक्रीज होगा, और अगर ये पूरा फैक्टर इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई ऑफ द सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एनोड। एंड लास्ट, मान लो कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई ऑफ द सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअली मैं ये ना जो मैंने लास्ट क्वेश्चन वीडियो में कराया था उसका सेकंड पार्ट था जो कि वीडियो में रह गया था। अब मैं इसके आगे आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी हमारे नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए, पहले आप ये कॉपी कर लो, इसके आगे बताता हूं। अब इसको आप वीडियो को स्टॉप करके कॉपी तो कर ही लोगे। लिखिए द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिल्वर से सिल्वर नाइट्रेट बना, कंसंट्रेशन 0.2, सॉल्ट ब्रिज सिल्वर नाइट्रेट कंसंट्रेशन 0.1 मोलर एंड सिल्वर। एंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ई ऑफ द सेल एट द 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर गिवन ना भी हो तो भी हम 298 मानते हैं। अब ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई में आपसे पूछा जा सकता है, पर ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो बच्चा इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकता है वो यार थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, मुश्किल नहीं है काफी आसान।
चलिए वेल, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा कहेगा यार ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है। बच्चा कहेगा कि ई नॉट तो गिवन ही नहीं है, कैथोड एनोड का ई नॉट गिवन ही नहीं है। एक्चुअली उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे एनोड बोलते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको क्या बोलते हैं आप? कैथोड। सबसे पहले तो हमें सेल की रिएक्शन लिखनी होती है, तो चलो सेल की रिएक्शन देखो कैसे लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर नाइट्रेट कितना है? 0.02 मोलर। और इस कंटेनर में हमने जो रॉड ले रखी है, ये रॉड किस चीज की है? सिल्वर की। राइट साइड में दूसरा कंटेनर, एंड इस वाले कंटेनर में भी आपने सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है, और इसकी कंसंट्रेशन 0.1। और इसके अंदर भी रॉड किस चीज की है? इसमें भी रॉड सिल्वर मेटल की। अब भैया आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, ये वोल्ट मीटर वगैरह लगा दिया, यहां पे आपने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, और ये पूरा का पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। एक्चुअली इस कंटेनर में ना सिल्वर प्लस होगा, और सिल्वर प्लस के अलावा होगा NO3। हमें NO3 से मतलब नहीं है। इस कंटेनर में भी सिल्वर प्लस है, और सिल्वर प्लस के अलावा NO3 है, हमें यहां पे भी NO3 से कोई मतलब नहीं है। जो लेफ्ट साइड में बनाया है वो एनोड है, और जो राइट साइड में बनाया है वो कैथोड है। धीरे धीरे ये जो रॉड होती है ये डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये रॉड डिसॉल्व होगी तो हम लिखेंगे कि एनोड पर सिल्वर की रॉड अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है। ये रॉड अपने आप को ऑक्सीडाइज करना शुरू करता है, और इसके साथ हम यहां पे लिख देते हैं ए। यहां पे जो मैंने स्मॉल ए लिखा है इसका मतलब है एनोड। और ये वाला जो सिल्वर है ये इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो इस वाली रॉड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर पहुंचेंगे और ये सिल्वर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हम लिखेंगे कि कैथोड पे सिल्वर प्लस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर बना रहा है। अच्छा, मैंने यहां पे ए लिख दिया और यहां पे लिख दिया सी। सी का मतलब कैथोड और ए का मतलब एनोड। अब दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, फाइनल रिएक्शन आ गई सिल्वर एनोड का, सिल्वर प्लस कैथोड का, सिल्वर प्लस एनोड का, एंड सिल्वर कैथोड का। तो ये जो सेल मैंने बना रखा है ये इस सेल की रिएक्शन है। तो दिस इज द प्रॉपर रिएक्शन। अब इस फाइनल रिएक्शन में भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? आपने इन दोनों को ऐड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए? 1। आपने एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है, इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद होता है ई नॉट ऑफ द सेल निकालो, और ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। भाई ये फॉर्मूला तो आपने कई बार पढ़ लिया। कैथोड कौन है? सिल्वर। और एनोड कौन है? सिल्वर। कैथोड भी सिल्वर, एनोड भी सिल्वर। तो सिल्वर की वोल्टेज माइनस सिल्वर की वोल्टेज, जब सिल्वर की वोल्टेज माइनस सिल्वर की वोल्टेज करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? सॉल्व करके ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा 0 वोल्ट। क्योंकि भैया कैथोड भी सिल्वर है, एनोड भी सिल्वर है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0 ही तो आएगा। और ऐसे जो सेल होते हैं, ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल का नाम दिया जाता है। सच टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन सीबीएसई में नहीं है, पर मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल कराया है, इसलिए मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। कंसंट्रेशन सेल ऐसे सेल को बोला जाता है जिसमें एनोड और कैथोड एक ही चीज के होते हैं, पर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। भैया एनोड और कैथोड एक ही चीज के हैं, पर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इन्हें कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। एंड कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट कितना होगा? कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट हमेशा 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद आपने अप्लाई किया नस्ट इक्वेशन,
नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है E ऑफ द सेल इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ, लॉग में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन आएगा? सिल्वर प्लस एनोड का, तो प्रोडक्ट में हमने लिख दिया सिल्वर प्लस एनोड का, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आएगा सिल्वर प्लस कैथोड का, तो डिवाइडेड बाय सिल्वर प्लस कैथोड का। अब इन सबकी वैल्यू पुट करो। E नॉट की वैल्यू 0.059 अपॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है? ये रहा एनोड, एनोड की कंसंट्रेशन 0.02, तो एनोड की कंसंट्रेशन एनोड की कंसंट्रेशन 0.02 एंड अपॉन में कैथोड की कंसंट्रेशन 0.01, कैथोड की कंसंट्रेशन 0.01, तो माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2, तो माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ईएमएफ आ जाएगा। अब बच्चा कहेगा भाई ईएमएफ तो नेगेटिव आ रहा है। भाई जो फाइनल ईएमएफ है वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी न्यूमेरिकल में बोला था कि ई नॉट हमेशा 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ई नॉट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता एंड इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो भाई कॉपी कर लीजिए, इस अगला और क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद, जल्दी कॉपी करिए। ऑलराइट, तो इस चीज का आप लोग वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लिखो नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है कि ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn है माइनस 0.76 वोल्ट। तो बताओ कि Zn प्लस 2 से Zn की वोल्टेज क्या होगी जब Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर हो। ठीक है भाई, मैंने अभी तक जो नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल करवाए वो डबल इक्वेशन के न्यूमेरिकल थे। डबल इक्वेशन का मतलब एक एनोड की रिएक्शन और एनोड के बाद कैथोड की रिएक्शन। लेकिन अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सिंगल रिएक्शन का करवा रहा हूं, मतलब सिर्फ एक ही रिएक्शन है, या तो वो एनोड की हो या वो कैथोड की हो, उससे मतलब नहीं है, पर एक सिंगल रिएक्शन है। सभी क्वेश्चन की शुरुआत करने का पहला स्टेप क्या होता है? सेल की रिएक्शन लिखो। जिसकी वोल्टेज निकालनी है सबसे पहला काम उसकी रिएक्शन लिखो। हमें वोल्टेज निकालनी है Zn प्लस 2 से Zn की, तो हमने रिएक्शन लिख दी Zn प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बना रहा है। मैंने इस Zn प्लस 2 के साथ लिखा एक्वस और इसके साथ लिख दिया सॉलिड, बिकॉज जिंक तो सॉलिड है और ये एक्वस स्टेट में होगा। ये आपका प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। अब इसके लिए मैंने नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा। भाई नस्ट इक्वेशन का आप फॉर्मूला लिखते थे E ऑफ द सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आएगा 1, क्योंकि प्रोडक्ट में जिंक मेटल सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है? 1, तो प्रोडक्ट में तो आपने 1 लिखना है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है? Zn प्लस 2, तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में Zn प्लस 2। लेकिन क्या ये सेल है? नहीं, दिस इज नॉट अ सेल। अब यहां पे आप सेल नहीं लिख सकते, हम यहां पे सेल की जगह क्या लिखेंगे? सेल की जगह लिखेंगे Zn प्लस 2 से Zn, Zn प्लस 2 से Zn, क्योंकि ये सेल नहीं है इसलिए हम Zn प्लस 2 से Zn लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करिए, तो E नॉट की वैल्यू माइनस 0.76,
माइनस 0.059 अपॉन एन, एन इज इक्वल टू कितने, एन इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 1 और Zm+2 की कंसिडरेशन कितनी है, हम इसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर -2 यानी -0.76 एंड -0.059 अपॉन 2, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा log 2। फिर ये 2 जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 0.76 0.059 अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू log 10, और log 10 कितना होता है 1, log 10 1 होता है, 2 से 2 कट गया, तो आंसर इज 0.76 माइनस 0.059, दिस इज द आंसर। शायद किसी बच्चे के दिमाग में यह बात आ रही हो कि भाई अब की बार ये नेगेटिव क्यों है। भाई मैं एक बार फिर बार बार बोल दूं कि कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ई नॉट ऑफ द सेल कहते हैं तो ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव नहीं होता। क्या ये सेल है, ई नॉट ऑफ द सेल? नहीं, दिस इज नॉट अ सेल, क्योंकि सेल तो एनोड और कैथोड को मिला के बनता है ना, ये तो एक सिंगल रिएक्शन है, आप इसको सेल थोड़ी ना मानेंगे, इसलिए इसका ई नॉट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी उसके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है, इसका मतलब यही तो माना जाएगा। तो शायद किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, बस याद रखो ई नॉट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ई नॉट ऑफ द सेल, बाकी कोई कुछ भी हो सकता है। चलिए अब ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराता हूं सिंगल रिएक्शन का। सिंगल रिएक्शन मतलब जैसे ये एक सिंगल रिएक्शन थी, आपने सिंगल इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगवाई। एक और क्वेश्चन बताता हूं, तो इसको कॉपी आप लोग कर ही लेंगे। देखो भाई एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, सुनिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट pH इक्वल टू 10, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट pH इक्वल टू 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन AIEEE में आया था 2012 के पेपर में। AIEEE को हम IIT JEE मेन अब कहते हैं, पहले उसे AIEEE कहा जाता था। चलो वेल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं जरा pH की बात कर लूं। वैसे तो pH 11th क्लास में था। pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ये जो P वर्ड है, इस P की जगह आप माइनस लॉग लिखते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि pH की वैल्यू 10 है, pH इज इक्वल टू 10, यानी माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह आपने 10 लिखना है। ऑलराइट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि H प्लस की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस pH। अगर मैं कह रहा हूं कि pH इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब हम कहेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 है। मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो pH का मीनिंग आपने 11th में पढ़ा था, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होता है रिएक्शन लिखो, तो आप रिएक्शन लिखोगे H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो हाइड्रोजन H2 बनाएगा। ये हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है? गैस। और ये H प्लस कौन सी स्टेट में? एक्वस। इस रिएक्शन का ई नॉट सभी बच्चों को पता होता है। हाइड्रोजन का ई नॉट होता है 0 वोल्ट। ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, ये कभी पेपर में दिया नहीं जाता। आप इसको SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का 0 होता है।
तो ये सभी को पता है कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड वोल्टेज 0 है और हमें कैलकुलेट करना है अगर pH की वैल्यू 10 हो जाए तो H प्लस से H2 की वोल्टेज क्या होगी, और कब, जब pH की वैल्यू 10 हो। पहले आपने रिएक्शन लिखी, अब हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा E ऑफ H प्लस से H2 इक्वल टू E नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है, क्या इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है? नहीं। गैस के केस में ना कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर भी लिया जा सकता है, और प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर प्रेशर गिवन नहीं है तो फिर हम प्रेशर मान के चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन आएगा? H प्लस, तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जो कॉफिशिएंट होता है वो आप पावर में लगा देते हो। मैंने कहा कि अगर कोई गैस होता है और गैस की आपको कंसंट्रेशन नहीं पता तो उसका प्रेशर लिया जाता है। तो SHG के केस में प्रेशर क्यों लिया जाता है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है EMF के ऊपर। अब इनकी वैल्यू पुट करो। हाइड्रोजन का E नॉट कितना है? 0 माइनस 0.059 अपॉन N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एंड लॉग ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1, अगर प्रेशर गिवन नहीं है तो 1 एटमॉस्फेयर, डिवाइडेड बाय आप लिखोगे H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 10। आप यहां पे इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू में लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू में लॉग ऑफ 10 की पावर प्लस 20। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, फिर 20 को यहां पे मल्टीप्लाई करो तो फाइनली लिखा जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू में 20 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो सॉल्व करके आंसर आ जाता है E ऑफ H प्लस से H2 माइनस 0.59 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। H प्लस से H2 की वोल्टेज माइनस 0.59 वोल्ट हो जाएगी। करिए बेटा फटाफट लिखिए। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब जरा गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब इसमें फिर गिब्स एनर्जी के 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं और फिर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको फैराडेस लॉ के, कॉलाश लॉ के न्यूमेरिकल, मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल, वो तो स्टार्टिंग में करवा ही रखे हैं सारे के सारे। लिखो भाई, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद दिला दूं। आपने पढ़ा था कि जब किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम पे E ऑफ द सेल 0 होता है और डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G नॉट 0 नहीं होता। डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 RT इंटू में लॉग ऑफ K, और K को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी कॉफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू NF E ऑफ द सेल एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NF E नॉट ऑफ द सेल। क्योंकि हम इस चैप्टर में EMF के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आप EMF के बारे में पढ़ रहे हैं तो EMF के साथ साथ डेल्टा G भी पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको डेल्टा G के न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन 12th क्लास CBSE बोर्ड 2002, और फिर वही क्वेश्चन 12 साल बाद IIT में आया।
मतलब 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन आईटी में आया 12 साल बाद। हाँ, सीबीएसई में क्वेश्चन आज तक दोबारा तो नहीं आया है। क्वेश्चन है 4/3 एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इससे बना Al2O3 एंड यहां पे लिखा है 2/3। थोड़ा ध्यान से देखना, रिएक्शन बैलेंस है। कितने एल्युमिनियम है? 4/3 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। क्वेश्चन है इफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन is -965 kilojoule. Delta G of reaction is -965 kilojoule. Then find maximum potential difference developed by this cell reaction. Maximum potential difference developed by this cell reaction. Okay? आपको इस रिएक्शन का डेल्टा जी गिवन है और हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमें ई ऑफ द सेल निकालना है। मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले में ई ऑफ द सेल हमें निकालना है और डेल्टा जी की वैल्यू आपको गिवन है। पहला काम कि ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज -NF इंटू ई ऑफ द सेल। इसमें F का मतलब क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो यहां पे तो आएगा 96,500। अब भाई n इज इक्वल टू कितना है? अब मेन मुद्दा आता है कि व्हाट इज n, n की वैल्यू कितनी है? डेल्टा जी तो आपको पता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का एनोड पर लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का कैथोड पर गेन होता है। आप इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो एल्युमिनियम से निकालो या ऑक्सीजन से निकालो, बात एक ही है। एल्युमिनियम से भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एल्युमिनियम से निकालता हूं तो हमारे पास एल्युमिनियम है Al, और एल्युमिनियम जब इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस कंपाउंड में एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा? +3। जब ये एल्युमिनियम इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। और एल्युमिनियम की कोई भी रिएक्शन लीजिए आप, XYZ कहीं भी, एल्युमिनियम हमेशा +3 में ही कन्वर्ट होता है। इसके अलावा उस पर और कोई रास्ता होता ही नहीं है। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो एक एल्युमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? एक एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और इस बैलेंस रिएक्शन में एल्युमिनियम कितने हैं? एल्युमिनियम इसमें कितने हैं? 4/3। अगर एक एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 4/3 एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा 4/3 इंटू में 3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, तो इसलिए हमारा n इज इक्वल टू कितना माना जाएगा? 4। अब कोई बच्चा कहेगा यार ऑक्सीजन से भी करके दिखा दो, क्या पता ऑक्सीजन से अलग आंसर आ जाए। आप एल्युमिनियम से निकालो या ऑक्सीजन से, आंसर सेम आएगा। अभी मैं ऑक्सीजन से भी बताता हूं कि ऑक्सीजन से कैसे आएगा। पहले वो क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? -965, पर ये तो किलो जूल में है। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो, यानी मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। -n इज इक्वल टू कितना है? 4। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96,500 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई ऑफ द सेल। तो भाई माइनस से माइनस कट गया, ई ऑफ द सेल की वैल्यू आ गई 965,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 965,000। तो ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 10/4 यानी 2.5 वोल्ट। दिस इज द आंसर, 2.5। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इसको लिख लो, फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बताता हूं।
देखो यहां पर हमारे पास है O2, ऑक्सीजन O2, और ये ऑक्सीजन, ये जो कंपाउंड बना रहा है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा -2। ये तो पता है ना, ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो आपको यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे, ऑक्सीजन आपका बैलेंस है क्योंकि इसमें भी 2 ऑक्सीजन के एटम है और यहां पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। इस साइड का चार्ज कितना है? इस साइड का चार्ज है -4, और यहां ऑक्सीजन पर चार्ज कितने हैं? 0। जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का चार्ज बराबर बराबर होना चाहिए। अगर यहां पे -4 है तो यहां पे भी -4 होना चाहिए, इससे मैंने यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो भैया इस पूरी बैलेंस रिएक्शन से पता चलता है एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम से भी 4 आ रहा है। किसी से भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेल्टा जी का एक और क्वेश्चन। तो गिब्स एनर्जी के ऊपर जो 12th में न्यूमेरिकल आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। इवन आईआईटी जेईई मेन तक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चलते हैं। आईआईटी जेईई मेन में, नीट में, 12 सीबीएसई बोर्ड में आपको फार्मूला लिखना होता है और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। लिखिए नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आयरन +3 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ आयोडीन I-, इससे बना आयरन +2 एंड प्लस आयोडीन I2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 और यहां पर भी 2। ये रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 2011 का ये क्वेश्चन था, 2011 में आया था। क्वेश्चन है कि E0 ऑफ द सेल इज 0.293 वोल्ट, देन कैलकुलेट डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा G0 निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2011 में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था और ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के शुरुआत के पेज में ही आपको ये मिल जाएगा, दिस इज द इंटेक्स क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर मैं आयरन से निकालता हूं, आयरन +3 से आयरन +2 बना रहा है, आयरन +3 से आयरन +2 बना रहा है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आयरन +3 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन +2 बनाएगा। पर यहां पे कितने आयरन है? यहां पर 2 आयरन है, तो यहां पे 2 लिखो, यहां पे भी 2 लिखो, यहां पे भी 2 लिखो, यानी आयरन +3 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। बच्चा कहेगा एक बार आयोडीन से भी बता दो। अगर आपने आयरन से कर लिया तो आयोडीन से भी 2 ही आएगा, क्योंकि आयोडीन माइनस अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर आयोडीन का चार्ज कितना है? -1। अगर मैं यहां पे 2 आयोडीन लगाता हूं, क्योंकि यहां पे 2 आयोडीन है तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। अब यहां का चार्ज कितना हो गया? -2। यहां पे चार्ज -2 है और यहां पे चार्ज कितना है? 0। I2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दोनों साइड का चार्ज बराबर बराबर होना चाहिए, तो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब दोनों साइड का चार्ज बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन में आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज इक्वल टू 2। तो चाहे आयोडीन से निकालो चाहे आयरन से, बात एक ही है। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और फैराडे कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 96,500 कूलम। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है। डेल्टा G0 का फॉर्मूला है -NF E0 ऑफ द सेल। n की वैल्यू कितनी है? -2। f की वैल्यू 96,500 एंड व्हाट इज E0? E0 की वैल्यू 0.293 क्वेश्चन में गिवन है।
तो E नॉट की वैल्यू 0.293, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा और यूनिट आपकी आएगी जूल में। तो आंसर सॉल्व करके जूल में आ जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद अपने आप कर लेना। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या होता है? इक्विलिब्रियम का फार्मूला होता है डेल्टा G माइनस 2.303 RT इंटू में लॉग के। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो। अगर मैं यहां से लॉग के की वैल्यू निकालूं तो लॉग के की वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू टी, है ना। ये माइनस का साइन यहां पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा अपॉन में चले जाएगा। अब डेल्टा G की ये जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को आप जब यहां पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 96500 इंटू में 2.93 डिवाइडेड बाय 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298। अगर टेम्परेचर गिवन ना हो तो हम 298 मान के चलते हैं। और वैसे भी नॉट लिखा है, नॉट का मतलब तो स्टैंडर्ड ही होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 लेना है आपने। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 2 इंटू में 96500 इंटू में 2.93 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन याद रखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करो, कितना भी टेम्परेचर हो, जो मर्जी वैल्यू हो, इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 19.15। तो ये कैलकुलेशन आप याद रखना। अच्छा, ये वैल्यू किसकी है? लॉग के। पर हमें लॉग के थोड़ी ना निकालना है, हमें क्या निकालना है? के। अगर आपको के निकालना है तो हम लिखेंगे के विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू 96500 इंटू में 2.93 डिवाइडेड बाय 19.15 इंटू में 298। यहां से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई यहां पे बच्चा फंस गया कैलकुलेशन में। बच्चा कहेगा लॉग एंटी लॉग तो बताया ही नहीं है। मैं आप लोगों के साथ लॉग एंटी लॉग की एक वीडियो शेयर करूंगा और वहां से आप लॉग एंटी लॉग आराम से देख लेना, ठीक है। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। लॉग एंटी लॉग की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। पेपर में 12th क्लास में लॉग एंटी लॉग टेबल दी जाती है, तो आप लॉग एंटी लॉग के लोग परेशान ना हो। ओके वेल, ये आपका न्यूमेरिकल वाला वो पोर्शन था जो कि रह गया था। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं 12th क्लास की एनसीईआरटी पेज नंबर 91 और 92 पर, 91 से 92 पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं, 18 क्वेश्चन टोटल हैं। 3.1 से 3.18 तक आप सारी क्वेश्चन घर पे बैठ के खुद करेंगे, आंसर द बैक एक्सरसाइज। और कोई भी आपको डाउट होता है आप लोग कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, नंबर सभी के पास है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी हमारी, 2 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे पिछले वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल पार्ट 2। तो यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। ओके बेटा, गुड नाइट।